अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी टाइम के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तामीराती शोबे के लिए एमएनएसटी का ऐलान किया। दूसरी तरफ रियल सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा भी दे दिया गया। अब क्या हालात हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तामीराती शोबे की एमएनएसटी में 1 साल की तोसी कर दी है। मौजूदा हालात में इन्वेस्टमेंट महफूज और मुनाफा बख्श बनाने के लिए कहाँ करनी चाहिए, इस पर आज हमारे एक्सपर्ट आपकी और हमारी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं कंधारिया स्टेट एंड बिल्डर के, और सुप्रीम काउंसिल मेंबर है अल खिदमत ग्रुप जोहटोन से। उनके साथ मौजूद हैं नदीम कासम साहब, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं एतमाद स्टेट एंड बिल्डर के और चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल अल खिदमत ग्रुप जोहटोन। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सईद साहब, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सईद स्टेट और चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं अल खिदमत ग्रुप के जोहटोन से। चौधरी रियाज साहब, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर पर ब्लैक मनी में पहले तो बहुत मशहूर था, लेकिन जब से इस हुकूमत ने उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, आप क्या समझते हैं अब कहाँ पे खड़े हैं? बना जहाँ तक अयूब साहब आपने शुरू से कह दिया ब्लैक मनी का, देखो ये तो पूरी दुनिया में सर्वाइव है एक, जी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें फैक्ट्री पूरी दुनिया इसकी। तो जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उसकी प्रॉब्लम एक आ रही है गवर्नमेंट के लिए कि जो अदारे हैं जिन्होंने तामन करना है जी वो बिल्कुल तामन नहीं कर रहे। ठीक है, मैं एक छोटी मिसाल दे देता हूँ कि ये जो हमारा लाहौर का LDA है, ठीक है, एक बिल्डर चला जाता है, नक्शा वहाँ जमा करवा देता है, जी 6 महीने 8 महीने साल हो गया कि वो नक्शा प्रूव ही नहीं होता। सही है। तो जो प्राइम मिनिस्टर, देखो ये अच्छी चीज़ है, काम करना चाह रहा है, उसको सिर्फ वहाँ बैठ के ये ऐलान अब तो एक बोर्ड बना दिया गया ना, हुकूमत एक बोर्ड बनाया। जी देखो जो काम जिसकी जिम्मेदारी है 3 माह के अंदर अंदर वो जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको मंजूर करना है उसने। सर जो काम ना करना हो ना, जी उसके ऊपर कमेटियां बनाई जाती हैं, ठीक है, उसके ऊपर बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है। जो काम करना हो ना, जी उसके ऊपर ना कोई बोर्ड बनता ना कमेटी बनती है। सही है। मिट्टी पाओ प्रोग्राम से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। जी सिर्फ लोगों की नजरों में आने के लिए कि जी मैंने ऐलान कर दिया बहुत बड़ा, तो अब लोग वाह करेंगे जी खान साहब ने क्या कर दिया। मेरी नजर में ये कोई काम नहीं है। ठीक है। खान साहब जब तक 1 2 4 बैरोक्रेट्स को नहीं लटकाएंगे, अब देखिए रिपोर्ट मंगवा लेना, जी ये पंजाब गवर्नमेंट से ले कि भाई LDA में मुझे टाउन प्लानिंग से एक रिपोर्ट बनवा के दें कि 1 साल में कितने नक्शे अप्लाई हुए बिल्डर्स के, जो और पास कितने हुए, तो प्रूव कितने हुए हैं। ठीक है। और अगर वो नहीं हुए उनकी 24 आवर में रिपोर्ट ले लें, ठीक है, और उन अफसरान को जी पकड़ के लटका दें। मैं कहता हूं उसके बाद देखो जाके कि कौन काम नहीं करता। फिर सही एक दफा इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा। अगर हम ये कहें ना कि भी हम टीवी के ऊपर बैठ के ऐलान कर दें और उसका हमें लोग वाह तालियां बजा दें कि खान साहब ने ये कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने मर्जी ऐलान करें, जितने मर्जी ऐसे इनिशिएटिव, जब तक आप समझते इदारों में सलाहत नहीं आएंगी, रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, जब तक कुछ नहीं बदला जाएगा, कुछ नहीं बदला जाएगा। ये सिर्फ कहानियां हमें सिर्फ बहलाने के लिए। वैसे रियाज साहब, PTI का जो दस्तूर है ना, मैनिफेस्टो जिसको बनाया PTI ने, उसमें 60 बार उन्होंने लिखा है इदारों में सलाहत लाने के लिए, लेकिन वो आज तक हुकूमत कर नहीं पाई। आप क्या समझते हो, ब्यूरोक्रेसी हर्डल है या और कोई मामला है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी उसमें बिल्कुल हर्डल नहीं है। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को ड्रा इतना दिया गया है। जी मैं आपको इस्लामाबाद की एक मिसाल देता हूँ। ठीक है। मैंने एक दोस्त को फोन किया किसी काम के लिए, पर्सनल मेरा दोस्त था, जी उसने हाथ खड़े कर दिए। वो दोस्त जो कि एक फोन कॉल के ऊपर उससे काम करते थे और वो खुशी कर देता। जी मैंने उसको कहा यार ये आपको प्रॉब्लम क्या आई है? कहता जी प्रॉब्लम ये है कि हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। ठीक है। अगर हम ये काम करते हैं कि अब जाएं इस्लामाबाद में जाके देखें कितने दफातर में एक अफसर के पास 5 डिपार्टमेंट है। जी अब 5 डिपार्टमेंट के ऊपर आप एक्सपर्ट वो एक का भी नहीं है। एक का भी नहीं है। जी अगर है तो एक का है। 4 का वो एक्सपर्ट ही नहीं है। अब उसकी भी सारी रिपोर्ट्स उसके पास आ रही हैं, तो वो कह रहा है मैं करूं क्या? जब टाइम नहीं होगा उस पे, उसकी गिरफ्त नहीं होगी तो किस तरह मेहनत वो कैसे काम करेगा? जी तो इन चीजों के ऊपर इस गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है।
کہ اس کے پاس جو اس کی ٹیم ہے نا جی جی. اس میں کوئی ایسا ایکسپرٹ آدمی نہیں ہے جو ان چیزوں کو سمجھ سکے, جو گراؤنڈ لیول سے زمین سے اوپر گیا تو ہو. ریاض صاحب آپ تو پھر وہ اسحاق ڈار صاحب ایکسپرٹ تھے نا, جو پراپرٹی میں سیکٹر کہتا کو ہوں نیچے کہ بٹھا دیے, وہ ساگڈار پراپرٹی کو جانتے تھے. دیکھیں میں دیکھو یہاں پر چونکہ میں بلونگ کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے, آج سے نہیں 68 سے کرتا ہوں, جی جی. اور آج تک الحمدللہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنا اس ملک کو اسحاق ڈار صاحب نقصان پہنچا گئے ہیں نا, شاید اور کوئی پہنچا سکتا نہیں پہنچائے گا, شاید کے نام پہنچا سکے. جی جی. یہی شیخ حفیظ صاحب تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, آپ کو وہ تو یاد پی ہے. ٹی حکومت اس کو پھر بھی لے کے آئی ہے. جی جی, ہمارے تھے نا بہتری کے وزیر لیے. جی خزانہ جی یہ. بالکل ایسی تھا, کوئی شک نہیں تھا. تو ہم نے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دی. اس نے اپنے اسد عمر صاحب کو بھی ان کے ریپلیس کیا تاکہ بہتری آئے معاشرے میں. ہم نے ایکسپورٹ پہ توجہ دی جب ہمارا دور آیا تھا. جی جی. اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں اس فگر کے پاس گئے؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب مشرف صاحب گئے تھے $12 سالانہ آپ کی ایکسپورٹ تھی, تو پیپلز پارٹی آئی جیسے تیسے کر کے, ورث حالات تھے, سب کچھ تھا, بجلی نہیں تھی, جو بھی تھا, آئے دن ہنگامے ہوتے تھے, جلوس نکلتے تھے, لیکن کیا ہم اس کو 26 پہ لے گئے فگر پہ. اسحاق ڈار کو چاہیے 26 سے 40 پہ لے کے جاتا. تو 2018 میں وہ بھی $16 ارب رہ گئی تھی, 26 سے بھی 2018 میں 19 کراس نہیں ہوئی, 19 سے بھی نیچے آ گئی. ٹھیک ہے, اب دوبارہ شیخ حفیظ صاحب آئے ہیں, شیخ حفیظ صاحب کو کام کرنے دیں. جی جی. اب اگر کام نہیں کرنے دیں گے, اس کو شو پیس بنانا ہے, تو پھر اس ملک کا ندیم قاسم صاحب, جس طرح ریاض صاحب فرما رہے تھے, حکومت نے لایا کہ میں تو نہیں کہتا یہ الفاظ, کیونکہ آپ بہت قریب سے سیاست کو جانتے ہیں, اور یہ ریئل سیکٹر ہے جو معیشت میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرنے والا سیکٹر ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, کسی بھی دنیا میں. اس حکومت کی نیت میں یا سمت میں آپ کو کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے, جہاں پہ جو وزیر اعظم صاحب 50 لاکھ مکان بنانا چاہتے ہیں, جس کے لیے پیکج بھی دیا, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے مشکلات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بھی صاحب میں عرض کروں گا, اس ملک کی مشکلات جو ہے نا جی وہ 70s کے بعد شروع ہوئی. ٹھیک ہے. جب پولیٹکس نے یا سیاستدان نے اس ملک کی زمین پر اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے, میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر ایمانداری سے یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے بہت بری طرح ہماری ایگزیکٹو کو, ہماری عدلیہ کو, ہمارے اداروں کو تیزی سے پولیٹیکلائز کرنا شروع کر دیا. ہماری بیوروکریسی پہلے ہی گورے صاحب کی پروردہ تھی, اور گورے صاحب ان کے قانون پہ عمل پر رہا تھی, قانون پہ, قانون ان کا بنایا ہوا تھا, اس پہ چل رہی تھی. مگر ان کے سٹائل میں جی جی, وہ they were not a good workers, they were a good administrator, no doubt. ٹھیک ہے. اور بہت بہت اچھی قسم کے لوگ تھے. ان کو بھی ہماری کلاس نے خراب کیا, ان کو پولیٹیکلائز کیا. آہستہ 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 جوں پولیٹکس بیوروکریسی میں انڈکٹ ہوتی گئی, تو اچھے لوگ جو ہیں وہ سائڈ لائن ہوتے گئے, اور پولیٹیکل افیلیشن والے لوگ وہ آگے آتے گئے. جی جی. اور 85 کے بعد تو ایک ایسا سیلاب آیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا آدمی مارکیٹ میں بچا ہوگا, کوئی ایسا کرپشن کا آغاز بھی تو وہاں سے ہوا تھا نا, جب کرپشن نے بھی پنجے گاڑے. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سارا بیوروکریٹ کا سسٹم جو ہے اس پہ دھبا لگا. نہیں تو یہ ایک سٹیک ہولڈر تھا ہمارا بیوروکریٹ. سیاستدان آتا ہے چلا جاتا ہے, ہر 5 سال بعد پالیسیز چینج ہوتی ہیں. جی ریاست تو قائم رہتی ہے نا. جی ریاستی ادارے تو قائم رہتے ہیں. تھا وہ کنسسٹنٹ تھا, وہ پالیسی کا سٹیک ہولڈر تھا, اس ملک کا سٹیک ہولڈر تھا, اس کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے تھا اور اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال, اور بعد میں تو اس حد تک بات چلی گئی. آج یہ 2-3 نام لے کے لیے بغیر میں بتاؤں گا, یہ جو 2013 کا ٹینیور ہے, اس کا الیکشن ہوا تو 2-3 بیوروکریٹس ان کے بغل میں لیپ ٹاپ ہوتے تھے اور وہ گریڈیشن کرتے پھر رہے تھے, وننگ کینڈیڈیٹس, ہارڈ فیورٹس اور
थर्ड हार्ड फेवरेट्स के दरमियान। आई नो पर्सनली, मैं उसमें एक पार्टी के टिकट का ख्वाहिशमंद था, तो मुझे उस पार्टी के किसी क़यादत के बजाय जाने की बजाय मुझे कहा गया कि आप फलां आदमी से रब्ता करें, और वो बबांगे दोहल छुट्टियां लेके पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे भी वो डिप्यूटेड थे वहां से छुट्टियां लेके वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आप यानी कासिम साहब कहना चाह रहे हैं हमने इस मुल्क जब बनाया था जब पूरी कौम थी, क़यादे आज़म के पीछे खड़ी थी, जिन्होंने लाखों कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, सब कुछ किया ताकि आज़ाद मुल्क मिले। आज वो कौम नहीं है। मेरा ख्याल है जैसा आप कह रहे हैं, आज जो हमने जो हुकूमत सियासत होती है, जो भी पार्टी आती है, उस मुल्क के लिए काम मेरे ख्याल में कमी करती है। फिर अपनी पार्टी के लिए, फिर वो जो जिस तरह आप बता रहे हैं हम पार्टी के लिए सब जीते मरते हैं, मेरा ही बेटा है, मेरा ही भाई आए हुकूमत में और कोई ना आए। जी, ये जो विरासत फेवरेटिज्म है, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं एक महाजर माँ बाप का बेटा हूँ। हम वो लोग हैं जो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए थे। हम लोगों ने अपनी जायदादों का कुर्बानियाँ दी, अपने स्टेटस की कुर्बानियाँ दी। यहाँ आके हमें जायदादें भी कम मिली, हमारा स्टेटस भी कम मिला, मगर हम लोग वो थे जो कस्टोडियन थे, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो था उसके ऊपर यकीन आज वो दब के रह गया। लेकिन चलो नदीम कासिम साहब, मुझे ये बताइएगा, अब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इंसेंटिव लिए हैं, उनकी आपको नीयत में वो खराबी नज़र आ रही है, या उनकी सिमत में जो उन्होंने आपको इंडस्ट्री का दर्जा भी दे दिया है प्राइवेट सेक्टर को, इसके बावजूद क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में? ये सेक्टर इसहाक डार की पॉलिसियों की वजह से बिल्कुल डूब चुका था, ठीक है, और स्टेगनेंट होके बिलो द टेबल आ चुका था, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन में भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई, उससे पहले भी गाहे बगाए अपनी आवाज़ खाते रहे। प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो कोरोना के दिनों में आया, उसके बाद गवर्नमेंट आने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर को काम ना कर सके इस सेक्टर पर वो खातर खा, मगर कोरोना के दौरान जो उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया, इसने इस सेक्टर में एक नई लाइफ लाइन इंजेक्ट की, ठीक है, और वो काम स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गया। मगर बदकिस्मती वही कि हमारा गोरे बाबू का जो ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी थी वो भी हर्डल बन गई, कुछ उसमें हमारे सेक्टर का भी कसूर है। ये जो प्राइस हाइक थी ना, मैंने उस दौरान अपने दोस्तों को बार बार कहता रहा कि आप लोगों को किसी जगह भी ये जो प्राइस हाइक की गेम है, इसमें पार्टी नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको स्मूथ लाइन चलने दें। ये प्राइस हाइक अगर किसी जगह प्राइस बढ़ती है तो वो एक सिस्टमेटिक हो। आप वर्ल्ड वाइड चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, पूरी दुनिया में आप घूम आएँ, वहाँ पर बड़ी स्लो ग्रोथ है जी। वहाँ असल में स्टेक होल्डर की मुशावरत से काम किया जाता है ना, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाता है। जो वो स्टेक होल्डर वही है, वो जो निशानदेही करते हैं। सही साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अल खिदमत ग्रुप आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप है, जो प्रॉपर्टी सेक्टर को और प्रॉपर्टी डीलरों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहा है। आप क्या समझते हैं जो ये पैकेज दिया गया है, आपकी जो अल खिदमत ग्रुप है कहाँ तक इसमें अपने लोगों को एतमाद में ले सकी है, और हुकूमती नुमाइंदों को कहाँ तक ले चुकी है, और क्या बेहतरी की उम्मीदें आप देख रहे हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। रजी प्रॉपर्टी नाम है एतमाद का। 1-to-1 डील हमारा मिशन। रजी प्रॉपर्टी पर आपका 16 साल एतमाद। मारूफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज का हम पर भरोसा, हमारे तजुर्बे और महारत की जमानत। रजी प्रॉपर्टी 44 मेन बुलेवार्ड, फेज 6, DHA लाहौर। 0423 71803446-9 0300 4010 यूनिटी डेवलपर्स लाहौर के किसी भी हिस्से से 25 मिनट की ड्राइव पर। फार्म हाउसेस के अलावा एग्रीकल्चरल लैंड और रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए बेदिया रोड पर किसी भी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट यूनिटी डेवलपर्स के साथ इंतहाई महफूज और मुनाफा बख्श।
यूनिटी डेवलपर्स, नस्क एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मेन बेदिया रोड लाहौर। फोन नंबर 042337176611, 0300 8499 511। पाकिस्तान और इंडिया के सस्ते टिकट्स के लिए एक ही नाम, आज ही कॉल करें 905-461-0959। हज या उम्रे की सआदत हो या कोई भी मौका, लोएस्ट फेयर विद बेस्ट सर्विस। कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी शहर हो, कहीं भी और कभी भी, कॉल FJ। वेलकम बैक नाजरीन। जी सही साहब, पहले तो ये बात है कि आपकी बात अच्छी लगी, क्योंकि देखें पहले भी काफ़ी आए हैं लोग, हुकूमतें भी आई हैं, लेकिन हमें जो एज इस वक्त जो इतना बड़ा प्रॉपर्टी में बेनिफिट मिला है पहले कभी नहीं हमें मिला था। और इसकी रिज़ल्ट इस तरह है कि पहले हम जो प्रॉपर्टी परचेज करते थे उसमें जो पूछ का सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है इस वक्त। देखें पहले जो टैक्स लगे थे 5% स्टाम्प ड्यूटी, गेन टैक्स, ये वो बड़े टैक्स थे, उसमें से इमरान खान ने इतना बड़ा प्रॉपर्टी में बेनिफिट दिया था, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, वो स्टाम्प ड्यूटी को 5% थी उसको 1% पे ले हैं। वो पहले ना जब इसाकडार साहब आए थे उन्होंने मौजूदा रेट के मुताबिक टैक्स लगा दिया था। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज करेंगे तो वो 1 करोड़ के मुताबिक ही ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, तो वो काम ख़त्म नहीं, वो ख़त्म हो जाना था, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अगर हम 5 करोड़ की खरीदते थे वो 55 लाख रुपए पे चली गई ट्रांसफ़र पे। वो मिसाल अभी भी मेरे पास अभी भी है, जो रिटर्न है मेरे पास। जी जी। तो फिर उसमें मे भी उसने हिसाबदार ने भी हमें वो बेनिफिट दे दिया कि नहीं मौजूदा रेट पे वो नहीं होगा, लेकिन अब वो DC रेट ही होगा। बस उस वक्त वो DC रेट ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन वो हमने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया था। अब DC रेट पे जो रजिस्ट्रियाँ इंतकाल वगैरह होते हैं लोग, हाँ, अब उसके मुताबिक ही DC रेट के मुताबिक ही सारा कुछ हो रहा है। जितना 2016 में जब टैक्सेस लगे थे, प्रॉपर्टी जो डीलर थे बेचारे जिन्होंने 10-12 मुलाजम रखे हुए थे वो बंद करके भागे थे। जी बिल्कुल, ये हालात आ जी गए जी थे। बिल्कुल। अब क्या सूरत है? नहीं अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है आपके पहले से, हाँ काफ़ी बेहतर है। बस वो भी देखे ना, अगर कोई एक डील कोई भी बैठा होगा ऑफिस में, इंशाल्लाह ताला डीलें हो रही हैं प्रॉपर्टी डीलर्स की। हमें भी पीछे तो जब इसने शेड्यूल दिया था 1 साल, तो हमारे पास खुद अपने पास टाइम नहीं होता था। माशाल्लाह बड़ा काम किया है, सिर्फ गवर्नमेंट अच्छा के। जो ये शराइत रखेंगे 3 साल बाद ये प्लाट बेचेंगे तो उस पर इतना टैक्स होगा, या 5 साल बाद ये प्लाट पे इतना होगा, उससे भी कोई मामला नहीं उसमें स्टार्टिंग पे हुए थे, लेकिन वो पहले उन्होंने बहुत काम किया था, अब उन्होंने, लेकिन अभी भी पड़ा है, ठीक है, टैक्स अभी पड़ा, लेकिन उसमें अब कुछ जो परचेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी कम हो गई है। अब पहले लोग सोचते थे कि अभी मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, कल को बेचूंगा, ये मुझे टैक्स पड़ेगा, लेकिन अब वो खत्म हो गया। ये तो एंड कंज्यूमर है, उसको फायदा है ना, जिसने जाती मकान लेना है उसके लिए तो फायदा है, जिसने बिजनेस करना है एज ए बिजनेस, उससे खरीद के उसको बेच दिया, उसको खरीद के उसको बेच दिया। वो उसमें ये देखे ना, जहाँ पे वो थोड़ा सा फर्क आता है, हुकूमत के पास भी कुछ पैसे जाते हैं तो बेनिफिट क्या होता है कि चलें जहाँ पे उसने लाख रुपया प्रॉफिट है वहाँ पर 95 उसके पास आ जाता है, 5,000 रुपये में कितना इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नदीम कासिम साहब, इन हालात में जब कोरोना है पूरी दुनिया को इसने मुतासर किया है, मेरे पास जो इतलात हैं, शरह सूद है जो दूसरे मुल्कों में, जिसमें हम दुबई को सबसे ज़्यादा मिसाल देते हैं प्रॉपर्टी का या बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट का वहाँ मौका होता है, लेकिन शरह सूद वहाँ 2-2.5% चली गई। लोग वहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों में ला रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है पाकिस्तान में बैनर भी लग गए हैं 12% पे 10% पे सूद देने के लिए, शरह सूद देने के लिए तैयार हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करें। इसका भी कोई मार्केट में असरात मुरतब हो रहे हैं, आप समझते हैं? जी हमारा भी 5 और 7 पे रेशो आ चुकी है। जी जी। मगर इसके लिए यूपी साहब मसला ये है कि हमारी इकॉनमी बहुत सिकुड़ चुकी थी। जी जी। पिछली हुकूमत जो गुजरी है उसने सारे अपने जो वसाइल थे वो डेवलपमेंट खेलने पे और आवाम को कंट्रोल रखने पे सर्व कर दिए। हमारी एक्सपोर्ट्स नील हो चुकी थी। जी जी। हमारी प्रोडक्शन जो थी वो
یہ اب تو آپ کو ایکسپورٹ بھی جاری کرنٹ خسارہ آپ کا 8 ارب سے 3 ارب بلین ڈالر پہ آ گیا. جی جی کہ اب اس طرف اداروں نے چلنا شروع کیا. جی جی اب ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوئی. ان ایکسپورٹس کو شاید بہتر کرنے میں ابھی اور ٹائم لگتا. اس کرونا نے تھوڑا سا بوسٹ اپ کیا. پورے دنیا میں شکر ہے الحمدللہ ہمارا واحد پاکستان ہے جس میں سب سے زیادہ کم نقصان ہوا ہے کرونا کی وجہ سب سے سے. زیادہ اور کرونا کے لیے اور ان حالات میں بھی حکومت نے کوئی اس اداروں کو نہیں بند کیا, کسی کاروبار کو بند نہیں کیا جیسے دوسری دنیا میں اب ہو رہا ہے. یہاں پاکستان میں کسی کو نہیں روکا آپ کو بزنس کو بند کریں. آئی اپریشیٹ عمران خان جس کی کرونا ایس او پیز کے لیے جی جی جو پالیسیز تھیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر کوئی بات جہاں پہ آج تک پولیو ختم نہیں ہوا اس جیسے ملک میں کرونا ایس او پیز پہ بڑے پیار محبت سے عمل کروایا جانا. جی اور اللہ کا شکر ہے آپ کے ہمسائیگی میں انڈیا ہے, آپ کے ہمسائیگی میں جو ملک ہیں ان کا حال دیکھیں. جی جی کوئی شک نہیں. ایران کا حال دیکھیں. جی جی وہ جی ڈی پی ابھی تک وہ کرونا میں اس کی بنگلہ دیش کی سب سے زیادہ رہی ہے +4%. پاکستان کی بھی نفی میں آ گئی, انڈیا کی بھی نفی میں آ گئی. قاسم صاحب پراپرٹی سیکٹر کیونکہ ایک عام آدمی مکان خرید کے اپنی جگہ خرید کے بنانا چاہتا ہے, ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر بنانا, لیکن بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے جن کے مثال دیتے ہیں برانڈ بن گئے, نام بن گئے, تو کس طرح پراپرٹی کو جو ریٹ ہیں بہت اوپر جاتے ہیں, یہ ان کو کس طرح کور کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں اب آپ نے میرے بھائی سعید صاحب سے ایک سوال کیا تھا, وہ بیچ میں تشنا رہ گیا. جی جی تو میں اس کو بھی بیچ میں ساتھ یہ جو پرائس ہائیک ہے نا, میں یا میری باڈی جو ہے ہم پرائس ہائیک کے خلاف ہیں. ہم نیگیٹو ٹرانزیکشنز نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پراپرٹی بہت تیزی سے بار بار بکے. ٹھیک ہے. بکے تو ضرورت سے بکے. ٹھیک ہے. جب پرائس ہائیک ہوتی ہے تو ہمارا بھی کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹرانزیکشن لوگوں کی قوت خرید سے باہر نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا گاہک ملنا مشکل ہو جاتا ہے. جی جی اس کے لیے کچھ محنت میں معذرت سے کہوں گا کہ ایک باڈی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہماری ریگولیٹری باڈی ابھی کہیں نہیں بنی. جی جی تو پوری دنیا میں جو بزنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے جو ہے بندوں کو خود کنٹرول کرتی ہیں. سب سے پہلے میں دوں جوہر ٹاؤن کی. جوہر ٹاؤن میں ایک الخدمت گروپ ہے, اس نے جوہر ٹاؤن کی باڈی بنائی. آپ ہمارا میکنزم اور خاص طور پہ لاہور کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور پورے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں, ہمارا میکنزم دیکھیں کہ ہمارا جمہوریت اس حد تک ہے کہ ہمارا الیکشن ہونا تھا تو کوئی آدمی امیدوار نہیں بن سکا. ہماری سپریم کونسل نے جس میں میں بھی تھا, چوہدری ریاض صاحب بھی تھے, ہماری سپریم کونسل نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا انہوں نے الیکشن فائٹ کیا. ٹھیک ہے. اور کوئی خود امیدوار نہیں بن سکا. اس کے بعد باڈی بن گئی, الیکشن جیت گئے. الیکشن جیتنے کے بعد ایک مکمل میکنزم بنا. ہماری سپریم کونسل ہے, ہماری مشاورتی کونسل ہے, وہاں پر ہر فیصلہ مشاورت سے کیا اور جمہوری انداز میں کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے ڈیلرز کے بارے میں کوئی کمپلینٹ آئے, ہماری کوئی کمپلینٹ تھانے تک نہیں جاتی, جلدی ہماری کوئی کمپلینٹ کورٹ تک نہیں جاتی. ہم خود اس کو بیٹھ کے خود سنتے ہیں اور سن کے بلکہ ان دونوں پورے 1 سال میں جب سے یہ باڈی بنی ہے ہم نے کروڑوں روپیہ لوگوں کا واپس کرایا. ہم نے قبضہ شدہ جائیدادوں پہ قبضے واپس کروائے ہیں. اور ایک ڈیلر کے پاس ایک عام آدمی گھر لینے کے لیے آتا ہے تو وہ جو مشورہ دیتا ہے اسی کے اعتماد کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے. اگر اس کے ساتھ فراڈ ہو جائے, اس کی جمع پونجی ضائع چلی جائے, تو نہ رب خوش نہ وہ دنیا میں خوش, وہاں یہاں بھی بدوائیں آگے بدوائیں. الخدمت گروپ نے اس ڈیلروں کو اس حوالے سے آپ نے ان کو رجسٹر کیا ہے, کروایا ہے؟ جی ہم نے باقاعدہ رجسٹریشن کا ایک پروسیس شروع کیا ہے. اس پروسیس کے تحت ہم سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس, میں اپنے گاہک کو خاص طور پہ اس وقت جو پراپرٹی کے حالات ہیں اس میں جوہر ٹاؤن کے ارد گرد 2 موٹر ویز نے ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے بہترین سائٹ ہے. جی 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 یہ جوہر ٹاؤن تک دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ پلیس. ٹھیک ہے. تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر کسی اسٹیٹ کے اندر جائیں تو ان سے پوچھیں جا کے کہ آپ کے یہاں پی ڈی بی اے جوہر ٹاؤن کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے. جی جی ہم کسی ایسے فیک آدمی کو یا کسی ایسے آدمی کو جس کی انٹیگریٹی ڈاؤٹیڈ ہو, جی جی ہم اس کی رجسٹریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
हम अपने रजिस्टर्ड बॉडी का जो आदमी होगा उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं, अगर वो किसी के साथ फ्रॉड करे जिम्मेदारी हमारी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी रियाज साहब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं मकान बनाने हैं, 50 लाख मकान बनाने हैं। आपके पास जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, अगर यही लोग सस्ता मकान या फ्लैट सिस्टम जिस तरह आज 5 मरले का 10 मरले का 1 कनाल का मकान बनाते हैं, ये फ़ायदेमंद है या फ्लैट सिस्टम फ़ायदेमंद है? एक इन्वेस्टर बना के हुकूमती जो उनकी आवाज़ है उसको पूरा कर सकता है? जो ये फ्लैट सिस्टम है ना जी जी, इसमें जाए मल्टी स्टोरी में। ठीक है। देखो दुनिया क्या कर रही है, जापान की मैं मिसाल आपको एक छोटी सी देता हूँ कि उन्होंने 16 स्टोरी ज़मीन में चले गए। ठीक है। उनका ज़मीन के अंदर को भी यूज़ करो, ऊपर की तो उनकी हाइट जो है 100 स्टोरी 150 200 300 तक वो जा रहे हैं, ठीक है जी जी। आज तक हम सिर्फ 5 या 6 स्टोरी से ऊपर नहीं जा रहे। हमें क्या ऊपर खौफ आता है? हम उनसे ज़्यादा दलेर कौमी हैं। ये आज से कोई तकरीबन मैं आपको बताऊँ 11 की बात है, सीएम थे अपने शहबाज शरीफ साहब, मैंने उसको खुद उनको मशवरा दिया था कि ये जो सोसाइटीज़ फेक सोसाइटी है ना जी जी, 100 कनाल 200 कनाल 150 कनाल 50 कनाल इनको बैन कर दो। सही है। जिसने आना है इसके लिए बाकायदा कानून साजी हो। ठीक है। उनकी सारी उस सोसाइटी की सहूलतें देखो। आपने क्या किया है, लाहौर का जितना मीठा पानी की ज़मीन थी जो हमें सब्जियां सारा कुछ आता था वो तो आपने ख़त्म कर दिया। सही कह रहे हैं। डीएचए कहाँ फैल गया, क्यों फैलने दिया गया? बैरिया कहाँ फैल गया, क्यों फैलने दिया गया? ये जो फेक सोसाइटी दूसरी हैं छोटी छोटी, एक ज़िम्मेदार उठता है कहता है मेरी 10 एकड़ ज़मीन है, सोसाइटी काटता है, लोगों की जेब में काटता है, उसमें शरीफ आदमी फंस जाते हैं, इश्तहार देते हैं, दे के इश्तहार बाहर से लोग उनसे ले लेते हैं, पता चलता है जी एक प्लाट 5 लोगों ने खरीदा हुआ है। वो हुआ है नैब वो चीज, नैब इस तरफ आया था, बड़े बड़े मतलब जी जी बिग गन नैब जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे ये लोग बेईमान होंगे। इनको भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, इसमें कानून साजी करके इनको मल्टी स्टोरी जाना पड़ेगा। ठीक है। ये जो खान साहब का प्लान है ना कि बिल्डर्स आगे आए, मल्टी स्टोरी जाएं, वहां पर लोग फ्लैट अच्छे हवादार फ्लैट बनाए ना, ये मुर्गी खाने ना बना दें उसमें भी। हमारी आवाम देखो, हमारी हुकूमत बेशक हम कहते हैं गरीब है लेकिन हमारे अवाम अमीर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या ऐसे इक़दाम करें जो जिनके पास पैसा है लोग वो खुद मकान बनाएं या फ्लैट बनाएं, लोगों को दें? क्या इक़दाम ऐसे होने चाहिए? मैं आपको एक पहली बात बता दूं, जी जी, हुकूमत कोई भी गरीब नहीं होती। हमारी हुकूमत तो गरीब 4000 अरब रुपए का हमारा टैक्स आमदन है और वो 2800 अरब चला जाता है, एनएफसी की नज़र हो जाता है, 1700 अरब रुपए सूद में चला जाता है। हुकूमत के पास पीछे क्या वफाक चलाने के लिए क्या है? जी जी, इसलिए तो हमें कर्जे ले लेकर हम पता क्या, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हम ज़हनी तौर पे गरीब हैं। ज़हनी तौर पर कौन सा? सही कह रहे हैं आप चौधरी साहब, किस तरह फिर ज़हनी तौर पर किस तरह अमीर हुआ जाए? ज़हनी तौर पे आपकी अप्रोच जो है ना वो अमीर होनी चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपको डिलीवर करने का तरीका आना चाहिए। जी जी, ये कहते हैं ना गवर्नमेंट गरीब, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई गवर्नमेंट गरीब नहीं होती, ये सब झूठ है। ये सिर्फ आपको और हमें उल्लू बनाने के लिए काम है। ओ जी हमारी गवर्नमेंट गरीब है, गवर्नमेंट पैसा नहीं, कौन कहता है गवर्नमेंट पैसा नहीं है? अच्छा चौधरी साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जाने से पहले मैं एक तरफ आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जो लोग पहले इस तरफ बहुत से इन्वेस्टर थे, पैसा लगा रहे थे, वो दोबारा वापस आ चुके हैं या वो स्पेस अभी तक मौजूद है? दूसरा, इस लाहौर में इस गिरदनवा में कहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जहाँ सबसे ज़्यादा आम जो आदमी है उसको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। रजी प्रॉपर्टी नाम है एतमाद का। 1-to-1 डील हमारा मिशन। रजी प्रॉपर्टी पर आपका 16 साल एतमाद। मारूफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज का हम पर भरोसा। हमारे तजुर्बे और महारत की जमानत। रजी प्रॉपर्टी 44 मेन बुलेवार्ड फेज 6 DHA लाहौर। 042371803469 0300 4010 यूनिटी डेवलपर्स लाहौर के किसी भी हिस्से से 25 मिनट की ड्राइव पर। फार्म हाउसेस के अलावा एग्रीकल्चरल लैंड और रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए बेदिया रोड पर किसी भी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट यूनिटी डेवलपर्स के साथ इंतहाई महफूज और मुनाफा बख्श। यूनिटी डेवलपर्स, नस्ब एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मेन बेदिया रोड लाहौर। फोन नंबर
04237176611, 0300 8499 511. पाकिस्तान और इंडिया के सस्ते टिकट्स के लिए एक ही नाम, आज ही कॉल करें 905-461-0959। हज या उम्रे की सआदत हो या कोई भी मौका, लोएस्ट फेयर विद बेस्ट सर्विस, कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी शहर हो, कहीं भी और कभी भी, कॉल FJ। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी चौधरी साहब, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मेरा ब्रेक जाने से पहले आपकी तरफ सवाल था। देखिए जी, मैं तो ये मशवरा दूंगा क्योंकि हम खुद भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों कर सकते हैं। ठीक है। और किन असूलों के तहत, वो भी थोड़े से हमारे नाजरीन व्यूवर को बता दें, कौन से असूल अपनाने चाहिए काम आदमी को डीलर के पास जाने से पहले? देखिए, उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मैं जिस डीलर के पास आया हूँ, जी जी, ठीक है, क्या मकसद ये तो अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि सारे हमारे दोस्त डीलर भाई, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, ठीक है, हर कोई अपना बिजनेस कमाने के, रोजी कमाने के लिए आया। लेकिन जब उसके पास जाता है, जाके उसकी गुफ्तगू से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये जो मैं जिसके पास आया हूँ, क्या जो मैं जिससे चीज़ डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या ये इसमें मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। हाँ, उसमें ये ज़रूरी है कि अगर एक दफ्तर में वो जाता है तो वहाँ से जाके वो दूसरे दफ्तर में, तीसरे में, चौथे में, आजकल तो 7-7 दफ्तर खुले हुए हैं ना, वेरिफिकेशन भी कर सकता है कि जो चीज़ से डिमांड की गई, जो मैं लेने आया हूँ, क्या ये जो मुझे कह रहा है, ठीक है ना, ये दुरुस्त है। उसकी 1 मिनट में पहले आजकल तो चेकिंग हो जाती है। क्या डीलर भी इसमें एक्सपर्ट होता है? कोई जिस सोसाइटी में उसकी ग्रिप है वो रजिस्टर्ड है, कानूनी लिहाज से, दूसरे लिहाज से वो मुकम्मल सोसाइटी है, जिसके वो इन्वेस्टर को ले जा रहा है बेचारे को, जिसकी वो जमा पूंजी को लगवा रहा है? बिल्कुल, जहाँ पर वो जहाँ पूंजी लगवा रहा है। जी जी। देखो, आजकल सोशल मीडिया का घर पे बैठे बैठे आप एक दबाते हैं बटन, पूरा सेटअप आपके सामने आता है। नहीं चौधरी साहब, वो तो देखो ना, LDA से पहले दिन उन्होंने बोर्ड लगाया होता है LDA से अप्रूव्ड है, लेकिन 3 साल बाद LDA उसके खिलाफ नोटिस कर रहा होता है, ये LDA से ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो उसके लिए ना, देखो जो लेने वाला क्या है ना, वो जिसके पास बैठा है जाके उसको कह देना कि अगर LDA से अप्रूव का बोर्ड लगाया है तो मुझे उसकी प्लीज कॉपी दे दो, उसको पहले वेरीफाई कर ले जाके। वो जब वो एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वही कॉपी दिखाते हैं। नहीं तो वो तो मंजूर हो या ना हो, उन्होंने कभी भी, देखो किसी सोसाइटी ने जी जी लिखा होगा LDA से प्रूव्ड, लेकिन प्रूव्ड का आगे नंबर नहीं लगा होगा, ना कोई तारीख ना डेट लगी होगी, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो उसको वहां चेक कर सकता है, ठीक है, जाके LDA में जाके चेक कर सकता है, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करे। अगर वो जाएगा 150 कनाल की सोसाइटी है या 50 कनाल की सोसाइटी है, वहां लगाने के लिए गया है पैसे, तो फिर इसका मतलब वो खुद ही घर से अगर पैसे डुबोने के लिए चला है तो उसमें मैं और आप क्या कर लेंगे? वैसे जो सब कितने फीसद लोग हैं जो ज़ाती मकान के लिए इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करते हैं या मुनाफे के लिए? क्योंकि मेरा अंदाज़े मुताबिक 30% लोग हैं जो अपना ज़ाती मकान बनाने के लिए जगह खरीदते हैं, बाकी 70% तो बिजनेस है जिनका सेक्टर में करते हैं। नहीं, इस दफ़ा ये रेशो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि तकरीबन कोई 50 से 60% वो लोग हैं कि जो अपनी सबसे पहले तरजीह देते हैं रहाइश को, कि आप पहले छोटा मकान बन जाए बच्चों के लिए, चाहे 3 मरले का बने, चाहे कनाल का बने, 10 मरले का, मैं पहले सबसे पहले सिक्योर करूं, इनको छत दे के जाऊँ, ठीक है। उसके ऊपर जो इन्वेस्टर है ना, अगर आप जितना 60 है, अच्छा, मौजूदा हालात में कहाँ कोई फाइलें बिक रही हैं जहाँ पे फाइलें लेके आप मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? जिस तरह पहले होता था, बैरियर टाउन की एक फाइल निकलती थी, वो अरबों में चली, करोड़ों में चली जाती थी पहले पे, और जगह ना वो जगह थी ना कुछ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सर, मैं आपको एक ज़ाती मेरी ओपिनियन है, मैं इन फाइलों के हूँ ही खिलाफ, इस पे यकीन नहीं रखते? मैं इन पे यकीन ही नहीं करता। जी जी। मेरे पास एक मतलब कोई फार्मूला ही नहीं है कि यार मैं जिसके पास फाइल लेने के लिए गया हूँ, पूरी मार्केट में कितनी फाइलें हैं जो बिक रही हैं, अब भी लोगों के पास फाइलें रखी हुई हैं, उतनी जगह है। जी जी। वो क्या करते हैं कि वहां पर एक फसल मतलब निकली है, होगी, उसके ऊपर खड़ी हो जाती हैं, जी जी, तो उंगली करते हैं ये सारी जमीन खरीद ली गई है, ठीक है, जिसका प्रूफ ही नहीं होता। ठीक है।
तो ये फाइलों सिस्टम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनसे निकल के अच्छा, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं आपके जो इलाके जो टाउन से ताल्लुक है, आप क्या तजवीज़ देते हैं उनको? मैं अगर मेरे पास रियली जब से मैंने ये प्रॉपर्टी का शुरू किया है ना जी जी, तो मैंने आज तक, मेरा ख्याल है शायद वो भी एक दोस्त मेरे साथ गया था जी जी, एक सोसाइटी में, तो उसको मैंने वहाँ से एक लेके दी थी, मैंने आज तक फाइल सेल ही नहीं की। ठीक है, मैं करता ही नहीं। आप डायरेक्ट उनको मैं प्रॉपर्टी कहता हूँ कि यार ये आगे बैठे हैं, उन पे आज चले जाए। प्रॉपर्टी जो परचेज करनी चाहिए वो रजिस्ट्री वाली होनी चाहिए कि वो स्टाम्प वाली होनी चाहिए? देखो स्टाम्प वाली जो होती है वो मैं आपको ये अयूब साहब अर्ज कर दूं कि स्टाम्प वाली तो वो चीज़ है कि उसकी वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएं, ठीक है, एलडीए के रजिस्टर्ड सोसाइटी में जाएं, ठीक है, या फिर रजिस्ट्री की तरफ जाएं जिसका आपका इंतकाल दर्ज हो। ठीक है, जो उसने आपको एक स्टाम्प करके आपकी दे दिया, नज़र में कौन सी इस हालात में कौन सी सोसाइटी चाहिए, कौन सी कोऑपरेटिव या सर गवर्नमेंट की कुछ या प्राइवेट, कौन सी अच्छी है? नहीं, मैं गवर्नमेंट की सोसाइटी को तरजीह दूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की सोसाइटी जो है, चल कम अज कम कोई अदारा जिम्मेदार तो बैठे। ठीक है। नदीम कासिम साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका भी स्टेट से ताल्लुक़ है, आपके पास भी क्लाइंट्स आते हैं, क्या सूरत हाल है, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं? कि मैं अर्ज करूँगा कि यहाँ पर लाहौर की हद तक जी जी, जो रजिस्ट्री वाली जगह है वो सबसे ख़तरनाक है। रजिस्ट्री वाली जगह भी खतरनाक है? रजिस्ट्री वाली जगह सबसे ख़तरनाक है। वो किस तरह? बदकिस्मती से लाहौर शहर के अंदर एक मौजा है, जी जी, नियाज बेग। जी जी, वो तो कंप्यूटराइज नहीं हो गया अब? ना अभी रहता है कुछ? ना जी ना, कंप्यूटराइज की आप बात करते हैं। जी जी, यहाँ पर वाहद मौजा है जिसका इस्तेमाल आज तक चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, इस्तेमाल होके लोग सर उसका इस्तेमाल चलता रहा है आज तक। ठीक है, चल रहा है बल्कि अभी तक। और पिंडी राजपूता एक मौजा है, उस पर इंतकालों के लिए अभी भी लोग वहां पर गए हैं, उन्होंने उसकी छांट बनाई है और छांट बना के ज़ायदल इस्तेहकाक एक एकड़ के अगेंस्ट 6-6 एकड़ की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। जी जी, और उस पे ज़ायदुल सीनियर जूनियर की प्रॉपर्टी को देखा गया और ज़ायदुल इस्तेहकाक जो इंतकाल हैं, 10 लोग उसमें से मालिक बचेंगे, 20 लोग उसमें से फारग हो जाएंगे, तो वो बेचारे जिन जमा पूंजी खत्म, उनका पैसा खत्म। और इस पटवारी कल्चर ने अगर किसी शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो वो लाहौर है। लाहौर है, तो पटवारी अब सिस्टम को बेहतर नहीं हो गया? सिस्टम कंप्यूटराइज होने के बाद लाहौर का सिस्टम खराब इस हद तक कर दिया गया था कि अभी भी उसको शायद होते हुए उसमें बेपनाह रुकावटें हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो एक सवालिया निशान है। डिले इनजस्टिस जो है ना बहुत फैशन बन चुका है हमारा। जी जी, तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जी जी, एलडीए बॉडीज, जी जी, डीएचए बॉडीज, उनमें अगर कस्टमर देखे कि जगह कहाँ है, और उसके साथ साथ मैं एक बात बड़ी शिद्दत से कहूँगा कि जो वेस्टर्न मुआशरे का असूल है कि लॉयर, डॉक्टर और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जी जी, हमारी कौम को एक फिक्स रखना चाहिए ताकि जब वो किसी, ये बहुत बड़ी बात है, ये सब बहुत बड़ी बात है आपकी। ये किसी एक आदमी के साथ वो फिक्स रहेंगे, जी जी, उसको भी पता होगा कि मैंने कल इस बंदे के साथ फिक्स चलना है। चौसा बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सही साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं लीगल एडवाइज़र साहब, उनसे भी करते हैं गुफ्तगू। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है, जुडिशल सिस्टम को किस तरह इस तरफ बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, हुकूमत क्या इकदाम करे ताकि प्रॉपर्टी सेक्टर भी महफूज हो और जमा पूंजी जिसकी लगी है वो भी महफूज हो, उनकी राय लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं अयूब आहिर साहब, एडवोकेट हैं। अयूब आहिर साहब, हमारे एक प्रोग्राम में आज एक दोस्त ने सवाल उठाया है जुडिशल सिस्टम का, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं वो सालों साल चलते हैं, उनका कोई हल नहीं निकलता, आदमी इस दुनिया से चला जाता है लेकिन केस नहीं ख़त्म होता। क्या वजूहात हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह सेव किया जा सकता है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है? क्योंकि आप लीगल एडवाइज़र हैं हमारे इस प्रोग्राम के, आप बेहतर राय दे सकते हैं। हमारे नाजरीन को, रिव्यूअर को, हमारे जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं उनको इस बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। देखिए यूबी साहब, असल में जो प्रॉब्लम है वो 2 जगहों पे आ रही है।
ایک تو یہ کہ جو لوگ یعنی جو لیٹیگنٹ ہوتا ہے اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک لیٹیگنٹ 2 فری کین میں سے ایک تو ڈیفینیٹلی اپنی سٹوری جو ہے اس کی وہ جھوٹی ہوتی ہے, وہ کنکاکٹڈ سٹوری کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے, اس نے کہیں نہ کہیں کوئی فارج ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کیے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی فراڈ پلے کیا ہوتا ہے, اور اس بنیاد پہ وہ اپنا کیس بنا کے لاتا ہے اور اس کیس کو پھر وہ وہاں پریزنٹ کرتا ہے, اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا اگر اف ہی از ان پوزیشن, اگر وہ پوزیشن میں ہے تو پھر وہ اپنے وہ اس پوزیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے, یعنی اگر وہ لنگر آن کرنے کے لیے کیس کو, پھر وہ اس طرح کے تمام تر قسم کے تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے جو کہ اسے کہیں نہ کہیں پروسیجر میں اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ایشو بھی آ رہا ہے, کہ جہاں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ جو ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اور دی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی ذمہ دار ہیں, تو وہ لوور کورٹس کے اندر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے اس قسم کا کوئی ایسا اب تک لائے عمل نہیں بنا سکے ہیں کہ سول کورٹ کے اندر فیصلہ جلد از جلد ہو سکے. یعنی جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ پروسیجر میں اویلیبل ہے کسی بھی اسپیسیفک کام کے لیے, وہ پروسیجر اس اسپیسیفک پیریڈ کے اندر, اسٹیپولیٹڈ پیریڈ کے اندر اگر پورا ہو جائے تو شاید اس سارے معاملے کو کرٹیل کر کے لمیٹڈ پیریڈ کے اندر لوگوں کو فیصلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کسی بھی کیس کا. تو ایک تو یہ چیز اب بڑی اہم ہے. دوسرا یہ ہر جگہ پر ظاہر ہے جو بندہ غلط رانگ پلے کر رہا ہے اور اگر کوئی وہ بینیفٹ لے رہا ہے, اصل میں جو بینیفیشری آف دیٹ سسٹم ہوتے ہیں وہ اصل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس سسٹم کے اندر, اس کو ڈیلے کرنے کے لیے سارے پروسیس کو, کہ ٹو دی اینڈز آف جسٹس جو ہے اس کو روکنے کا اصل جو ذمہ داری ہے وہ بیسیکلی جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. اور بینیفیشریز جو ہیں وہ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رانگ پلے کر کے, فراڈ پلے کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے پراپرلی, اسپیشلی جو ہے وہ اگر اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اگر کسی کا پوزیشن کا ایشو ہے تو اس میں بھی لوگوں کو مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ٹائٹل کلیئر ہے تو پوزیشن کا ایشو ہے تو وہ پراپر فورم پہ جائیں نا. جب وہ پراپر فورم پہ جائیں گے ہی نہیں اور وہ اپنا ٹائم بھی اور اپنا پیسہ بھی وہ رانگ فورمز کے اوپر خرچ کر کے آ جائیں گے. رانگ فورمز کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ رانگ فورم کا مطلب یعنی وہ کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ اگر خرچ کرتے رہیں گے اور اپنا ٹائم وہاں ویسٹ کرتے رہیں گے اور پھر الٹیمیٹلی وہ اس وقت آئیں گے کسی پراپر لیگل کنسلٹنٹ کے پاس یا پراپر کسی لیگل کونسل کے پاس جب ان کے پاس نہ تو وہ وقت رہے گا نہ ہی وہ انویسٹمنٹ کے پیسے رہیں گے کہ وہ پراپرلی کسی کو فی پے کریں اور پھر اپنا کام جو ہے وہ کروائیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ان کو پھر مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. لیکن پوزیشن کے لیے تو اب انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی موجودگی میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہو کی پروویژنز اویلیبل ہوں اور ان کو پراپرلی آپ انووک کریں اور اس کے تحت آپ کمپلینٹ فائل کر کے اپنا پوزیشن جو آپ کو انلیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے وہ اس کو آپ ریسٹور نہ کروا سکیں. اور دوسری طرف آپ ایف آئی آر کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اصل میں پرابلم کیا ہے, ایک آدمی نے جرم کیا ہوتا ہے, ایک آدمی آفینس کر رہا ہے, آپ پورے خاندان کو اس میں فریق بنائے جا رہے ہیں. جب آپ پورے خاندان کو شریک جرم بنا دیں گے تو آپ اپنی ایف آئی آر کو تو پہلے دن ہی کمزور کر لیتے ہیں. تو ایف آئی آر کو مرچ مسالہ لگانے سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. ایف آئی آر کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہی رہنے دینا چاہیے اور اس کو جرم کی جو پہلی انفارمیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کے اندر وہ مواد دیا جائے کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس کیس کو پروف بھی کر سکیں. چونکہ آپ اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں, جب بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں تو اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آپ اس کو ثابت نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے ہی پھر وہ لنگر آن بھی ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ وکٹم کو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. ادروائز ایون ابھی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے کچھ امینڈمنٹس کی ہیں
پروسیجر کے اندر، وہ میرا خیال ہے کافی ہیلپ فل ہوں گی فار دی سیفر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کمپلائنس کے لیے ہم جتنا ہیلپ فل ہو سکتے ہیں جوڈیشری کے لیے، اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جی اہیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ صحیح صاحب، ٹائم کا پروگرام کم ہے، کیا تجویز ہے آپ کے پاس عام بندے کے لیے بھی، انویسٹر کے لیے بھی، اور پراپرٹی ڈیلروں کے لیے کیا پیغام دیں گے ان حالات میں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح پہلے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پراپرٹی کے اوپر اگر کوئی چھوٹی ہو یا کنسٹرکشن کا کام ہو نا، جی جی، تو ان کو یہ ایک بات جو ہمارے بھائی نے بھی کی ہے کہ بھی بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، بلڈنگ، پلازے، اوپر فلیٹ سسٹم آفس کے لیے، رہائش کے لیے، اس کی طرف آنا چاہیے۔ انہوں نے نا ایک بات کی کہ رجسٹری والی، کیونکہ ہر جگہ رجسٹری کے اوپر ہی ہے، جی جی، وہ جو کوپریٹو سوسائٹی وہ بھی رجسٹری کے اوپر ہی ہے۔ یہ جو پراپرٹی رجسٹری والی، الحمدللہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چیز کچھ جگہوں پہ جب کمپیوٹرائز نہیں ہوئی، ہاں، اب سارا کچھ کمپیوٹرائز ہو چکا ہوا ہے، کوئی غلط کام اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ جس طرح یہ نیاز بے کی بات کر، اب وہ سارا ایل ڈی بحق انتقال ایل ڈی نے کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جوہر ٹاؤن کی بھی جو بائنگ کرتا ہے پلاٹ، ایک بار کو پرچیز کر لے، اس پلاٹ میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو پراپرٹی کی بائنگ ہے نا، جو اس کا انتقال ہے وہ ایل ڈی بحق ہو چکا ہوا ہے۔ صحیح صاحب، ٹائم کم ہے، میں صرف آخری سوال میرا ایک ہے آپ سے، آپ نے یہ مراتب پیکج جو حکومت نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا تھا، آپ نے پہلے گفتگو میں کہا، لیکن جو میرے سننے میں آ رہا ہے، سیمنٹ والے، بجری والے، انہوں سب نے اپنے ریٹ بہت اوپر کر دیے ہیں، بہت اوپر تک لے کے جا چکے ہیں۔ اس میں کیا حکومتی سطح پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیا تجویز دیں گے حکومت سے، کیا مطالبہ کریں گے؟ میرا یہ حکومت کو پیغام ہے کہ وہ جو سیمنٹ بجری والے جو ریٹ بڑھائے نا، ان کو بغیر نوٹس جاری کیے جائے کہ بھائی اس کے ریٹ کام کرو۔ یوپی صاحب، میرے بھائی صحیح صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا سیمنٹ کے ریٹ، بجری کے ریٹ۔ میرا بھائی، اس وقت میرے ملک کے لیے جو الارمنگ ہے اور میری انڈسٹری کے لیے جو الارمنگ ہے، وہ سب سے بڑا خطرہ سیمنٹ کی پرائس ہائیک کی جا رہی ہے ایک کارٹل بنا کے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیمنٹ فیکٹریز کے اس کارٹل کو ختم کیا جائے، ایس سی سی پی کو افیکٹو کرے، گورنمنٹ خود پراپرلی افیکٹو ہو اور اس کارٹل کو ختم کر کے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی سیمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھ گئی جتنا اس کا پرائس ہائیک کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور میں بات کروں گا کہ آپ نے ابھی بات کی تھی اس کی ہائی رائز کی، میں اپنی عوام سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را ہماری جو غذائی حالات اور جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہماری غذائی حالات جس سطح پہ جا رہے ہیں، ہمارا زیر کاشت رقبہ تیزی سے گھٹ رہا ہے، لوگ ذاتی تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہائی رائز بلڈنگ میں جائیں، اس سے ایک انڈسٹری بھی، ہماری انڈسٹری بھی چلے گی، لوگوں کا روزگار بھی چلے گا، اور ہمارے ملک کا زرعی رقبہ بھی بڑھ جائے گا۔ چوہدری صاحب آپ کو بہت شکریہ، چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔